हरिओम। जय श्री राम। सभी ज्योतिष प्रेमियों को प्रणाम। आज हम ज्योतिष सीखो की कड़ी में आज हम कर रहे हैं ग्रहों के लिंग, ग्रहों के तत्व, वर्ण जातियाँ और ग्रह वक्री और मार्गी अस्त। तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं ग्रहों के लिंग। अभी हम मेरी क्लास चली हुई है, इस क्लास के साथ साथ वीडियो बन रही है। ये उन लोगों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो आज कक्षा में नहीं आए, ताकि वो वीडियो देख पाएंगे। और जो विद्यार्थी घर बैठे सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो देखना चाहते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, राशियों के लिंक तो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे ग्रहों के लिंग। पहले ग्रहों के नाम बताओ जल्दी। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य, चंद्र, उसके बाद मंगल, सा लिखते रहो। मंगल हो गया, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बुध के बाद गुरु, गुरु 5 हो गए। उसके बाद गुरु के बाद हम ले लेते हैं शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद राहु और केतु। हमारे 9 ग्रह हैं। ठीक है, ये जो लास्ट के 2 ग्रह है ना, ये है छाया ग्रह, बताया था आपको। ये भौतिक जो शरीर जिनका है वो 7 ग्रह हैं। कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि जिनका शरीर ही नहीं है उनका लिंग भी नहीं होता, जिस राहु केतु का लिंग नहीं होता। कुछ विद्वान मानते हैं, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनका भी लिंग होता है, अर्थात पुरुष या स्त्री या नपुंसक के मामले में इनको भी हम लेते हैं। चलो हम दोनों के बीच की बात मान लेंगे, क्योंकि विद्वान बच्चे हैं। सूर्य होता है पुरुष ग्रह, मेल। मंगल भी पुरुष ग्रह है, पहले पुरुष लेंगे सारे। और गुरु भी पुरुष ग्रह है। ठीक है, 3 तो हो गए पुरुष। अब चंद्रमा और शुक्र, ये है स्त्री ग्रह, स्त्री ग्रह। चंद्रमा शुक्र दोनों स्त्री हैं, सूर्य मंगल और गुरु दोनों तीनों पुरुष ग्रह हैं। अब ये जो बुध और शनि है, ये है नपुंसक। नपुंसक और शनि भी नपुंसक है, बुध भी और शनि दोनों, ये दोनों क्या है, नपुंसक ग्रह। हाँ, इसमें एक चीज़ है, जो बुध है ना, क्योंकि जो नपुंसक जैसे हिजड़े होते हैं, हिजड़े पुरुष हिजड़े भी हो सकते हैं और स्त्री हिजड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, समझे ना। ऐसे ही बुध को हम मानते हैं पुरुष नपुंसक। बुध क्या मानते हैं, पुरुष नपुंसक। और ये शनि को मानते हैं स्त्री नपुंसक। नपुंसक तो है, ये स्त्री नपुंसक है, ये पुरुष नपुंसक है। समझ में आ रहा है? नहीं, मतलब शनि स्त्री नपुंसक है तो नपुंसक ही है। अच्छा, ये स्त्री नपुंसक है, स्त्री में वो पुरुष में है। हाँ, ये पुरुष नपुंसक है। और अब बात आती है, जैसे बात करते रहो केतु की भी, कुछ विद्वान तो मानते हैं कि इनका लिंग होता ही नहीं है, कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका लिंग होता है। अब हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं जो ये मानते हैं कि इनका लिंग होता है। ठीक है, तो उस केस में इन दोनों को पुरुष की संज्ञा ही दी गई है। जो लोग ये मानते हैं ना भाई ये लिंग होता है, तो इसको ये पुरुष ही मानते हैं। क्योंकि जैसे केतु है, केतु को तो बेटा कारक माना गया है रिश्तों में, तो वो वहाँ से मानते हैं कि जब केतु को बेटा कारक मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पुरुष होना चाहिए। अब देखो, ये इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है ज्योतिष में, क्योंकि मुख्य बात तो यह है कि हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि भाई ज्योतिष में इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जैसे मान लिया आपके पास कुंडली आई, और कुंडली आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि देखियो जी, इस बार संतान में बेटे के योग है या नहीं है। क्योंकि बेटी के बारे में तो बहुत कम पूछते हैं, बेटे के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, होता है ऐसा ना। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जैसे कुंडली का पंचम भाव हमारा संतान का भाव होता है। पंचम भाव पे देखो कि पंचम भाव पे दृष्टि किन किन ग्रहों की है। पंचम भाव पे दृष्टि यदि पुरुष ग्रहों की है
तो बेटे के चांस ज़्यादा होंगे। स्त्री ग्रह की यदि दृष्टि है तो पुत्री के चांस ज़्यादा होंगे। तो वहाँ से हम थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं। हालांकि पुत्र होगा या पुत्री होगी, इसमें भाव का फर्क भी पड़ता है, क्योंकि जैसे 5वां भाव होता है, 5वां भाव होता है पहली संतान का, 7वां संतान होता है दूसरी संतान का, 9वां भी कराऊंगा आपको, 9वां भाव होता है तीसरी संतान का, 11वां भाव होता है चौथी संतान का। इस प्रकार से अलग अलग संतान का, मान लो किसी के पहले 2 संतान है तो फिर हम तीसरी संतान अगर देखेंगे, पहले मान लो किसी के 1 संतान है फिर दूसरी संतान का देखेंगे। क्योंकि यदि सबको पंचम भाव तो पूरी संतान का है, जैसे हमने पढ़ा था कि लगन है, लगन हमारे पूरे शरीर का है, लगन शरीर का है, इसके अलावा शरीर के दूसरे अंगों को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार से पंचम भाव संतान का तो है, इसके अलावा फिर अलग अलग संतान के लिए अलग अलग घर भी डिवाइड किए गए हैं। तो ये ग्रहों के लिंक जो है ना, वो हमें ये जानने में थोड़ी सहायता करेंगे कि स्त्री के होने के चांस ज़्यादा है या पुरुष के ज़्यादा चांस है। परंतु फिर भी ये किसी को लड़का होगा लड़की होगी ये बताने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लीगली ये चीज़ सही नहीं है, लीगली सही नहीं है। इसलिए इन चीज़ों से आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अब हम क्योंकि ज्योतिष कर रहे हैं इसलिए आपको मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ, पर जब मार्केट में आपसे कोई कुंडली के बारे में पूछे, कोशिश करो कि उसको ऐसा जवाब दो तो ना तो हम कोई ये कल को कोई क्लेम ना कर दे कि इसने मेरे को कहा था कि ये पुत्र होगा, ठीक है, या पुत्री होगी। तो कहने का मतलब है ऐसे जो भी इलीगल क्वेश्चन है उनसे हमें बचना पड़ेगा। तो ये ग्रहों के लिंक के बारे में आपको समझ में आ गया। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताओ जल्दी। हाँ जी अमन जी। ठीक है अमरीश जी। इसमें जैसे पर इसका तो शायद ना हो, उससे जैसे कहीं हो कि जी वो जो खराब ही हो जाए बच्चे, उसका भी ऐसे नहीं, बच्चों खराब हो जाए उसका लिंक से तो कोई संबंध नहीं है। उसका पंचम भाव पीड़ित है जिसका, जिसमें मान लो पंचम भाव में पाप ग्रह बैठे हो, अस्त नहीं, पाप ग्रह बैठे हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो अबॉर्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या पहली संतान के मरने के चांस ज़्यादा होते हैं, या खराब हो जाए, या पहली संतान पे कष्ट आ जाए, या ऐसा भी हो जाता है कई बार संतान में देरी हो जाए। हाँ, गैप आ जाए। संतान में देरी भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मरे, संतान में देरी भी हो जाती है, ठीक है, देरी हो जाए। या कईयों को पंचम भाव पीड़ित हो, क्योंकि मेन भाव तो पंचम ही है ना, बाकी सब्सिडरी हैं, पंचम भाव पीड़ित है तो हो सकता है कईयों के संतान होती भी नहीं है, ठीक है। तो संतान भाव जब हम भाव के बारे में बताएंगे उस टाइम सारा डिटेल में करेंगे। अभी ग्रहों के लिंक के बारे में तो क्लियर हो गया। हाँ जी, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक ले लेते हैं ग्रहों के तत्व। पहले तत्वों के नाम बताओ मेरे को, कितने तत्व हैं, आपने पढ़ा ही होगा। तत्व 4 है जी। अग्नि तत्व, अग्नि, पृथ्वी, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। राशियां तो चार तत्वों में ही होती हैं राशियां। अब जो कराया था मैंने, 4 कराया था, उसमें आकाश नहीं था। अच्छा। पर ग्रहों के तत्वों में पूरे 5 के 5 यूज होंगे। राशियां तो मैंने एक फार्मूला कराया था, याद है आपको? FEAW वाला। फायर, ये अर्थ, एयर और वाटर, ठीक है, 1 2 3 4 में। ऐसे ही यहाँ पर ग्रहों के तत्व में जैसे अग्नि तत्व ले लेते हैं पहले हम। अग्नि तत्व के 2 ग्रह हैं, सोचो कौन कौन से हो सकते हैं जो जिसमें अग्नि निकलती है, जैसा जो क्रूर है। सूर्य और मंगल जी। बिल्कुल सही समझे, सूर्य और मंगल। सूर्य तो है ही आपका घोड़ा है। हाँ जी, तो ये तो है ही है। अच्छा, ये भी क्रोधी प्रभाव का पराक्रमी है, तो इसको भी अग्नि तत्व मानते हैं। मतलब कहते हैं ना, जैसे मान लो कोई क्रोधी हो, उसको बड़ी आग भरी पड़ी है इसमें, कह देते ना, तो इसमें मंगल को भी अग्नि तत्व ही मानेंगे। ऐसे ही जल तत्व पे आ जाओ। जल तत्व में आते हमारे चंद्रमा और शुक्र, अर्थात जो दोनों स्त्री ग्रह है ना, अब कराया था, शुक्र और चंद्रमा जो स्त्री ग्रह हैं, दोनों जल तत्व में है, ठीक है। अब आता है
पृथ्वी। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी। जो बुध है ना, बुध पृथ्वी तत्व का पार्ट है, अच्छा, अकेला। अकेला। ये और कर रहे हैं पृथ्वी तत्व हो गए। उसके बाद अगला है आकाश तत्व, वायु कर ले पहले, वायु तत्व। वायु। वायु तत्व जो होता है ये होता है शनि, दिख रहे शनि। और आकाश तत्व जो होता है वो होता है हमारा गुरु। राहु और केतु के तत्व नहीं होते क्योंकि इनका आकार ही नहीं है। ठीक है। तत्व तो नहीं होंगे ना जिनमें कोई न कोई मटेरियल हो, इनमें मटेरियल होता ही नहीं है, तो एक छाया है। तो इस कारण से राहु केतु के कोई तत्व नहीं होते। अग्नि तत्व में सूर्य मंगल आएंगे, जल तत्व में चंद्रमा और शुक्र आएंगे, पृथ्वी तत्व में बुध आएगा, और वायु तत्व में शनि आएगा, आकाश तत्व में गुरु आएगा। इन तत्वों का भी जब हम फलित करते हैं उस समय इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम इनका स्वभाव करते हैं ना ग्रहों के स्वभाव में इनका फर्क पड़ेगा। अभी जो कोई अग्नि तत्व का ग्रह है, इसका मतलब है कि वो क्रोधी है। जिस व्यक्ति पर जिस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा, मान लो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है, जिसके लगन में सूर्य हो, इसका मतलब है कि उसका क्रोध असीमित हो सकता है। यदि उदाहरण के लिए वो कर्क लगन में सूर्य हो, कर्क क्या है, चंद्रमा का है, हाँ जी। अर्थात वहाँ चंद्रमा का प्रभाव भी है और सूर्य का प्रभाव भी है। तो ऐसे जाता क्या होता है, वैसे तो बड़ा सौम्य होता है क्योंकि कर्क का प्रभाव ज़्यादा होता है, परंतु कभी यदि उसको कोई ज़्यादा लोग तंग करते हैं तो कई बार इतना क्रोधित हो जाता है कि उसका क्रोध शांत नहीं होता, सौम्य होते हुए भी क्रोधित हो सकता है। ऐसे कोई मंगल का प्रभाव हो तो सेम ऐसे रहेगा, अर्थात उसका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्रोध में कुछ भी कर सकता है। जिस पे चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा हो, व्यक्ति सौम्य होता है। सौम्य मतलब शांत स्वभाव का, शांत स्वभाव के, शांत स्वभाव का। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं बड़ा भाई संत प्रवृत्ति का आदमी है, कुछ भी बोलने जाओ ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसको सौम्य होता है, वो शांत प्रवृत्ति का। ऐसे ही शुक्र भी तत्व के हिसाब से जल तत्व होता है, भी शांत प्रवृत्ति में ही आता है। अर्थात जिसके लगन में शुक्र होता है वो थोड़ा शांत स्वभाव का होता है, परंतु यदि लग्नेश मंगल हो तो मंगल का प्रभाव पड़ेगा। देखो प्रभाव हर एक का पड़ता है, इसलिए हम जिस समय हम ज्योतिष में फलित करते हैं ना, हर चीज़ देखते हैं, वर्ण भी देखते हैं, तत्व भी देखते हैं, ठीक है, लग्नेश को भी देखते हैं, उस पर पढ़ने वाले, उसमें बैठे हुए ग्रहों को भी देखते हैं, उस पढ़ने वाली दृष्टियों को भी देखते हैं। इस प्रकार से क्या देख रहा है ना, एक आदमी एक टाइम में तो बहुत अच्छा तो हुआ है, कई बार वो बहुत बुरा बन सकता है। हाँ, एकदम। कारण क्या होता है कि प्रभाव केवल एक ग्रह का नहीं है, कई ग्रहों का प्रभाव होता है, कई राशियों का प्रभाव होता है। पृथ्वी तत्व बुध होता है। पृथ्वी तत्व का सीधी बात यह है कि जैसे बुध किसका कारक होता है, व्यवसाय का, बिजनेस का, ठीक है। अब जो भी पृथ्वी तत्व के लोग होते हैं, अर्थात धरती जुड़े होते हैं, भाई जो व्यापारी है किस जुड़े होते हैं, वो जमीन से जुड़े होते हैं, कहते हैं जमीन से जुड़े आदमी, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे सोच सकते हो कि बुध का मतलब होता है जमीन से जुड़ा हुआ। याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। जब शनि है, जैसे शनि वायु तत्व है, शनि का अपन देखा होगा, जिसमें चित्र देखते हो, एक वलय देखते हो, अब शनि के चारों तरफ दिखता है ना एक गोल सा, वलय बोलते हैं उसे। वास्तव में जो हम जिससे वलय दिखते हैं, वास्तव में तूफान है, वो तेज तूफान चलते हैं शनि पर। वैज्ञानिकों के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं, साइंस के अनुसार तेज तूफान चलते हैं। वो जो तूफान की आंधी होती है ना, वो आंधी वलय का रूप धारण कर लेती है, ऐसा लगता है जैसे कोई चक्कर है, कोई चक्कर सा बना देती है। तो आंधी का मतलब वायु, तो वहाँ से अंदाजा लगा लेना आप, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि ये वायु तत्व है। और गुरु क्या है, आकाश है, ठीक है। अब आकाश सबसे बड़ा माना गया, भाई आकाश की कोई सीमा नहीं है, इस प्रकार गुरु की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ से इसको जोड़ करके याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने किया ग्रहों का लिंग और ग्रहों के तत्व, ये आपको समझ में आ गए हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ।